हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स में। तो देखो, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का डेट आ चुका है, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है डीएलएड का 8 जून से शुरू हो जाएगा। तो आप सभी जो लोग तैयारी नहीं कर रहे थे, अब आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी से आपके पास 15 दिनों का टाइम बचा है। अगर आप ये 15 दिन बहुत ही अच्छे से तैयारी कर देते हो, एकदम लगड़ के तैयारी कर देते हो, तो आपका बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ही शानदार तरीके से जीके जीएस की तैयारी करना है बेसिकली, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, जहां मैं आपको जीके जीएस में पूरा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा इस ये 15 दिनों में। और ये क्लास जो है आज का, ये दूसरा क्लास होने वाला है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने सोशल स्टडीज का 50 क्वेश्चन करवाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। और आज के वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो मैंने आपको कल के वीडियो में करवाया था क्वेश्चन, उसमें मैंने ये होमवर्क दिया था कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। बताइएगा कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो ये खनिज तेल के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा ये। तो अब चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है आज का, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहां है। बताइएगा इनमें किस में संसार की सबसे ऊंची सड़क है। तो संसार की सबसे ऊंची सड़क ये लद्दाख में है। और ये लद्दाख में जो संसार की सबसे ऊंची सड़क है उसका नाम है उमलिंग ला दर्रा। नाम क्या है सबसे ऊंची सड़क का? है उमलिंग ला दर्रा, जो कि लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। बताइएगा। तो कोयला ये अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन जो एक बार खत्म हो जाने पर यानी कि फिर से बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया। बताइएगा कि समवर्ती सूची का प्रावधान यह किस देश से लिया गया। तो यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है। तो 34 है। कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। पहला ऑप्शन है सरकार की आलोचना करना, यह स्वतंत्रता तो भारत के नागरिकों को दिया गया है। ऑप्शन बी है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, तो ये नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ये स्वतंत्रता जो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये भारतीय नागरिकों को नहीं है। बाकी बात ऑप्शन सी भी पढ़ लीजिए, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता ये भारतीय नागरिकों के पास है। संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करना ये भी भारतीय नागरिकों के पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता ये भारत के नागरिकों को नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है। बताइएगा निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। मैंने कल के वीडियो में ही एक ट्रिक दिया था कि निर्वाचन से रिलेटेड जितने भी काम है वो सभी निर्वाचन आयोग ही करते हैं, याद रखिएगा मेरा ये ट्रिक। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोच्चतम शासन कहते हैं। लोकतंत्र एक अच्छा शासन है, किस आधार पर कहते हैं बताइएगा ये। तो जनमत पर आधारित होने के कारण, क्योंकि लोकतंत्र ये जनमत पर आधारित है, माने जनता के शासन पर आधारित है, इसलिए लोकतंत्र को सर्वोच्चतम शासन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली। बताइएगा कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली। तो राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता को विचार मिली लोकतंत्र के तीसरे चरण में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब? 1914 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? माने चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? चीन, पाकिस्तान, मलेशिया या मिस्र? तो चीन में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो चीन चावल का प्रमुख उत्पादक देश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, ये बताइएगा आप लोग। तो कपास को उगाने के लिए, कपास को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? बताइएगा, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, आगा खां या राजेंद्र प्रसाद? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहां खोला गया? बताइएगा कि यूरोप में कागज बनाने वाला पहला कारखाना कहां खोला गया? इंग्लैंड, रूस, जर्मनी या इटली? तो जर्मनी में खोला गया। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, तापी, कावेरी? शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न बताना है आपको। तो 1:1,00,000 हो जाएगा। अब ये कैसे बदलता है, ये मैंने पहले वाले वीडियो में करा रख चुका हूं, अब तो आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और देश भंडारण में समृद्ध है। बताइएगा कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सभी राज्य खनिजों और किसके भंडारण में समृद्ध है? तो ये सभी राज्य खनिज और कोयला के भंडारण में समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है, खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्यों? बताइएगा कि खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि वे नवीकरणीय नाजे। अगर खनिज नवीकरणीय होता तो उसको संरक्षित करने की आवश्यकता क्या होती? संरक्षित माने होता है बचाने की आवश्यकता। तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी है, वे तेजी से घट रहे हैं। हाँ, कि खनिज तेजी से घट रहे हैं, इसलिए हमें खनिजों का यानी कि बचाना चाहिए। ऑप्शन बी है, देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ये भी सही है कि खनिज का जो है देश के औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इनका निर्माण बहुत तेज से होता नहीं जी। अगर इनका निर्माण बहुत ही तेजी से होगा तो खनिज को बचाने की क्या आवश्यकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी 2 और ऑप्शन 3। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या है? रेड डाटा बुक एक प्रकार का किताब है, इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो मोटा मोटी उद्देश्य होता है, जैसे कोई प्रजाति विलुप्त हो रहा है, उसमें यह लिखा जाता है कि समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराता है। यानी कि जो प्रजाति विलुप्त होने वाले हैं उससे अवगत कराता है रेड डाटा बुक। दूसरा है कि संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित करना, यानी कि जो भी प्रजाति संकटग्रस्त है उसको चिन्हित करता है रेड डाटा बुक। ऑप्शन सी है, स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन करना। मतलब ये सभी रेड डाटा बुक का उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। और देख लीजिए, अगर आपको ये बेहतरीन सा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। बस आपको बोलना है कि हाँ मुझे पीडीएफ चाहिए, तभी तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है। यानी कि सौर ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि कौन है? फोटोवोल्टिक, फोटोडायोड या फोटोहोलिक या इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छी विधि है फोटोवोल्टिक। प्रयुक्त विधि कौन है सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए? फोटोवोल्टिक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? विशाखापत्तनम, बोकारो, भिलाई या जमशेदपुर? तो
समुद्र के निकट जो है वो है विशाखापत्तनम, वो समुद्र के निकट है विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो पटना में किया गया था बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना। अगला क्वेश्चन है जी, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित है? बताइएगा कि किस देश में ओलंपिक खेल का जो विरोध है वो नस्ल पर आधारित है? तो वह मैक्सिको में। किसमें? मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन है स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यानी कि स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है, जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारत में राज्य सरकार का जो प्रमुख है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्य सरकार का प्रमुख। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को डैश भी कहा जाता है? तो जो अलग अलग स्तर पर सरकारों के बीच जो साझा की गई शक्ति है ना, उसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? स्थानीय स्वशासन, केंद्रीकृत शासन, धार्मिक प्रशासन या सैन्य नियंत्रण? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? स्थानीय स्वशासन, यही महत्व है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान किया था? 1917 में। 1917 में रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को क्या किया था? मजबूती प्रदान किया था। आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हिटलर किसका प्रवर्तक था? बताइएगा। नाजीवादी, फासीवादी, उग्रवादी? तो हिटलर जो है ये नाजीवादी का प्रवर्तक था, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन वाणिज्यिक कृषि नहीं है? इनमें से कौन वाणिज्यिक कृषि नहीं है? तो कार्बनिक, ये वाणिज्यिक कृषि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही तरीके से क्या है, बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा देश साम्राज्य के नियंत्रण में था जिसने 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तुर्क। मतलब बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था जिसने 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा। किसमें था? तुर्क में था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई? बताइएगा। इनमें से किसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन समाज की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? बताइएगा। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में स्पेनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। अगला क्वेश्चन है रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? रबड़ जो है ये किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार की श्रेणी, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप कहलाता है? बताइएगा। धुआं और कोहरा का सम्मिलित रूप ये क्या कहलाता है? तो धुंध कहलाता है, धुआं और कोहरा का सम्मिलित रूप। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? बताइएगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? राइट आंसर बताइएगा मध्य प्रदेश, ये सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? जो बालाघाट खान है उसमें से किस खनिज का खनन किया जाता है ये आपको बताना है। तो कॉपर खनिज का। बालाघाट खानों में कॉपर खनिज का खनन किया जाता है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक जो हिमालयी यू की छाल, सुइयों, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है का उपयोग डैश के इलाज में किया जाता है, मतलब किसके इलाज में किया जाता है, और यह इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली दवा है। मतलब आपको मोटा मोटी ये बताना है कि टैक्सोल नामक दवाई का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, तो कैंसर में किया जाता है टैक्सोल का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा एक क्या है, तो परमाणु ऊर्जा ये तो नवीकरणीय स्रोत है ना ऊर्जा का, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाए फिर बना लेंगे, खत्म हो जाए फिर बना लेंगे, तो ये परमाणु ऊर्जा ये नवीकरणीय है। क्या है, तो परमाणु ऊर्जा ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपको बताइएगा। तो बोकारो लो इस्पात उद्योग ये सार्वजनिक क्षेत्र के क्या आता है, तो अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, तो 0.07। अगर प्रतिशत में पूछे तो 7% बिहार का वो वनों से आच्छादित है। अगर प्रतिशत में ना पूछे, ऐसे पूछे तो 0.07 ये बिहार का इतना क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित है, माने वन है। अगला क्वेश्चन है, चिली किस महाद्वीप में स्थित है, बताइएगा। जो चिली है ये किस महाद्वीप में, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका। चिली ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ये किस देश से लिया गया, तो ये रूस से लिया गया, मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है भारत में वो करता है भारत के राष्ट्रपति। और देखिए राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है, बताइएगा। लोकतंत्र को मजबूती कौन नहीं प्रदान करता है, तो देखिए विविधता में एकता ये तो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, सर्वधर्म समभाव ये भी करता है, लेकिन विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष ये लोकतंत्र को मजबूती नहीं प्रदान करता। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो आधुनिकता ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है, इनमें से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है, इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है, यही विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, बताइएगा। और ये आज का लास्ट सवाल है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, और ये लास्ट सवाल को जो है मैं आपको होमवर्क देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जो लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे जो बच्चे, उसका नाम मैं अगले कल के वीडियो में जरूर लूंगा। तो इसका उत्तर जरूर दीजिएगा कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, आतंकवाद, जातिवाद, परिवारवाद या इनमें से सभी HW है। और वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ सीधे आपके DLED एग्जाम पर फोकस कर रहा हूं। जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसी प्रकार के मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। तो जरूर आप ये सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने बोला था ना कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।